दोस्तों, हरियाणा के नूंह में एक युवक अपनी ही सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पिता अपने बेटे और अपनी पत्नी की खोज में पिछले 3 महीने से पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है हरियाणा की। हरियाणा के नूंह के पुनहाना की शहर थाना क्षेत्र बासदल्ला गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे। उनका नाम होता है राम किशन। राम किशन की शादी आज से 18 साल पहले फिरोजाबाद नामक युवती से होती है। शादी के बाद उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। शादी के 1 साल के बाद उनकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म से परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। राम किशन अपने बेटे का नाम कन्हैया रखते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा होता है, लेकिन उस बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद ही राम किशन की पत्नी बीमार पड़ जाती है और धीरे धीरे ऐसे ही बीमार की ही वजह से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद पूरे घर में मातम छा जाता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि जो छोटा बच्चा है अब उसका क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन जो कन्हैया के नाना नानी होते हैं वो लोग इस जिम्मेदारी को लेते हैं और वो लोग अपनी बेटी के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और अपने ही घर में रखकर परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। राम किशन की पत्नी को मरे हुए अब 3 साल हो जाते हैं। 3 साल के बाद अब राम किशन फैसला करता है कि वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि घर को संभालने वाला भी अब कोई नहीं था। ऐसे अकेले जिंदगी वो कब तक काट सकता था। अब इसी बीच राम किशन सोहना नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद अब फिर से उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है। दूसरी पत्नी से भी उसको एक बेटी होती है। उस बेटी को पाकर राम किशन बहुत खुश होता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। अपनी जिंदगी में वो संघर्ष कर रहा था और अपनी परिवार की वो भरण पोषण कर रहा था। इसी तरह से सभी की जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन राम किशन की पहली बेटी से जो बेटा था, जिसका नाम था कन्हैया, वो अपने नानी के घर में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। बहुत कम ही वो अपने पिता के पास आता था। हालांकि उसको पता था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी वो नाना नानी का घर नहीं छोड़ता है, अपने नाना नानी के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता है और साल 2025 आ जाता है। साल 2025 में अब कन्हैया की उम्र हो जाती है 17 साल की। अब वो लड़का बड़ा हो गया था। उसे सही गलत की समझ थी। आगे क्या करना है नहीं करना है यह सब कुछ वो अच्छे से जानता था। अब वो फैसला करता है कि वो अपने पिता के साथ पिता के घर में ही रहेगा और वहीं रहकर कुछ काम वाम करेगा। अब इसी बीच कन्हैया अपने पिता के घर आ जाता है और वहीं रहने लगता है। अब वहाँ पर जो कन्हैया की सौतेली माँ थी, अपनी सौतेली माँ को वो अपनी माँ से भी बढ़कर मानता था। बहुत इज्जत और प्यार किया करता था। रोजाना वो अपनी माँ के पैर छुआ करता था। कन्हैया कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता है कि जिससे लगे कि वो अपनी माँ नहीं है। और जो कन्हैया की सौतेली माँ थी, कभी वो भी इस तरह का बर्ताव कन्हैया से नहीं करती है जिससे कन्हैया को एहसास हो जाए कि वो उसकी अपनी माँ नहीं है बल्कि सौतेली माँ है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। पूरे परिवार एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। राम किशन की दूसरी पत्नी की उम्र लगभग अब 40 साल की हो गई थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है। कन्हैया को अपने घर में रहते हुए अपनी सौतेली माँ के साथ लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही 3 महीने का वक्त गुजरता है, उसके बाद कन्हैया को अपने ही सौतेली माँ से प्यार होने लगता है। उसके दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए अब प्यार उमड़ने लगता है। धीरे धीरे करके अब उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है और इसी 3 महीने के भीतर ही एक दिन कन्हैया अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार हो जाता है। अब जब कन्हैया अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार होता है, इस बात से पूरे गांव में हलचल मच जाती है।
गांव में एकदम से सनसनी फैल जाती है। सभी इस बारे में चर्चा करने लगते हैं और सभी इस घटना पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। माँ और बेटे के रिश्ते को कोई इस तरह से तार-तार कैसे कर सकता है। गांव के लोग तरह तरह की इस पर टिप्पणियां करने लगते हैं, लेकिन जब राम किशन को यह बात पता चलता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। राम किशन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कोई उसे सलाह देता है कि थाने में जाओ और कंप्लेंट दर्ज करवाओ। राम किशन नज़दीकी थाने में जाता है और वहां पर जाकर अपने बेटे और पत्नी के बारे में शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे और पत्नी को मेरे पास वापस ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस राम किशन के कहने पर शिकायत दर्ज कर लेती है। 2-3 दिन तक इस मामले में छानबीन होती है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले शांत हो जाते हैं। इधर राम किशन को यही उम्मीद था कि प्रशासन उसकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा पुलिस कोई ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। राम किशन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, अपने बेटे और पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो खुद भी इधर उधर ढूंढता है, कई जगहों पर जाता है, कई रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, फोन से पता करता है, लेकिन उसके बेटे और पत्नी का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे इस घटना को लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन फिर भी राम किशन पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाए रहता है कि पुलिस प्रशासन जरूर उसकी मदद करेगी। इसी बीच फिर से वो थाने जाता है और पुलिस से कहता है कि सर क्या हुआ, आपने मेरे बेटे और पत्नी के बारे में कुछ पता किया कि नहीं। तभी पुलिस कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा और पत्नी लगता है कि कोर्ट मैरिज कर लिया है, उन दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस बात पर राम किशन कहता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे की उम्र तो फिलहाल 17 साल की ही हो रही है और मेरी पत्नी की उम्र 40 साल की है, मेरे बेटे की अभी 18 साल नहीं हुई है, तो उन दोनों का कोर्ट मैरिज नहीं हो सकता है। पुलिस राम किशन को भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे और पत्नी को ढूंढने में हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको जरूर सूचना करेंगे। इस तरह से राम किशन रिलैक्स होकर अपने घर तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो परेशान ही रहता है। फिलहाल राम किशन ने एक शिकायत मुख्यमंत्री को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसके बेटे और पत्नी को ढूंढने में मदद किया जाए। दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।